Good evening, students. Now we continue starting our next chapter, new chapter 5 गति के नियम। और गति के नियम में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, उससे पहले हम एक चीज पे बात करेंगे, संरक्षण। संरक्षण होता क्या है? संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षित रखना, जैसा है वैसा बना रहे, उसे हम संरक्षण कहते हैं। पहले जैसा था तो बाद में भी वैसा ही रहे, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, तो वो संरक्षण कहलाता है। जब हम संवेग संरक्षण की बात करते हैं तो संवेग संरक्षण को पढ़ने से पहले हम न्यूटन के द्वितीय नियम की बात करते हैं। तो न्यूटन ने जो अपनी गति का द्वितीय नियम दिया था, न्यूटन ने अपनी गति के द्वितीय नियम में यह कहा था कि किसी भी कण के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। न्यूटन का जो नियम था, यहां हम बात करते हैं न्यूटन के नियम से। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से, कौन सा नियम ले रहे हैं यहां पर हम? न्यूटन का द्वितीय नियम। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होती है। ये किसका नियम है? न्यूटन का द्वितीय नियम। ठीक है, अब इस न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ में हम एक कंडीशन जोड़ते हैं कि अगर संवेग संरक्षित है तो संवेग संरक्षण का मतलब ये हो गया कि P क्या हो जाना चाहिए? कांस्टेंट हो जाना चाहिए। P कंजर्व्ड हो जाना चाहिए, P नियत हो जाना चाहिए। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर मैं इस नियम को गणितीय रूप में लिखूं तो मैं गणितीय रूप में कैसे लिखूंगा इसको, कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होती है। दैट मीन्स F इक्वल्स टू dP बाय dt। यही होता है। अब यहां पर हमने ये कहा कि यदि बाह्य बल हम जीरो कर दें, यदि बाह्य बल F को क्या कर दें हम? जीरो। अब बाह्य बल अगर हमने जीरो कर दिया तो संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। अगर आप बल लगाएंगे तो बल लगाने से वेग बदलेगा, और अगर वेग बदला तो संवेग बदलेगा। अब हमने बाह्य बल को क्या कर दिया? जीरो। तो बाह्य बल शून्य किया आपने, तो dP बाई dt इक्वल्स टू क्या हो गया? जीरो। अब किसी भी राशि का अवकलन शून्य कब होता है? तो ये अवकलन के नियमों में हमने पढ़ा है कि किसी भी अचर राशि का अवकलन शून्य होता है। इसका मतलब अगर dP बाई dt इक्वल्स टू जीरो आ रहा है तो यहां पर P क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसलिए जीरो आ रहा है। तो यहां पर P इक्वल्स क्या हो गया? कांस्टेंट। तो अब संवेग संरक्षण का नियम क्या बनता है यहां पर, कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल अनुपस्थित से मतलब F जीरो हो गया आपका, तो बाह्य बल अनुपस्थित हो गया। तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी पिंड का कुल संवेग संरक्षित रहता है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी पिंड का कुल संवेग संरक्षित रहता है, और यही संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, अब संवेग संरक्षण के नियम के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है रॉकेट प्रपल्शन। ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं यहां पर। फर्स्ट है आपका रॉकेट। अब रॉकेट होता क्या है, इसमें हम थोड़ा समझें। जैसे हम एक डायग्राम बनाते हैं यहां पे, ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। इसमें हम ये कहते हैं कि रॉकेट वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम इस चीज को समझें कि रॉकेट में ईंधन भरा हुआ होता है, और जब उस ईंधन को जलाया जाता है तो ईंधन को जलाने के फलस्वरूप गैसें बनती है। ये गैसें तीव्र वेग से पीछे की ओर निकलती हैं, और जब ये गैसें पीछे की ओर निकलती हैं
तो रॉकेट पर एक प्रणोद बल कार्य करता है जो आगे की दिशा में काम करता है। दोबारा समझिए, रॉकेट है, रॉकेट के अंदर कौन भरा हुआ होता है? ईंधन। और जब वो ईंधन जलता है तो जलने से गैसें बनती है, और ये गैसें तीव्र वेग से रॉकेट की नोजल यानी रॉकेट के पीछे से तेजी से निकलती हैं। और जब ये रॉकेट के पीछे से तेजी से निकलती हैं तो रॉकेट पर एक प्रणोद बल लगता है जिसके कारण से रॉकेट आगे की ओर गति करता है। तो हम अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लेके चलते हैं। तो हम यहां पर ये कहते हैं कि रॉकेट संवेग संरक्षण नियम का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, और इसमें भरा हुआ ईंधन खर्च होता रहता है, अर्थात रॉकेट का द्रव्यमान लगातार परिवर्तित होता रहता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने हमारी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, अब अगर हम गाड़ी को चला रहे हैं तो लगातार वो पेट्रोल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, वो खर्च होता जाएगा, तो गाड़ी चलती जाएगी। उसी तरह से रॉकेट के अंदर भरा हुआ ईंधन लगातार जलता रहता है, लगातार खर्च होता रहता है, जिसकी वजह से वो रॉकेट लगातार गति करता रहता है। तो अब रॉकेट का ईंधन अगर खर्च हुआ तो डेफिनेटली उसके द्रव्यमान में अंतर आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हम ये कहते हैं कि द्रव्यमान धीरे धीरे जो ईंधन है कम होता जा रहा है, खर्च होता जा रहा है, तो द्रव्यमान का मान भी लगातार परिवर्तित होता जा रहा है। पहले 10 किलो ईंधन था, अब 8 किलो रह गया, 6 किलो रह गया, 5 किलो रह गया, तो द्रव्यमान लगातार परिवर्तित होता जा रहा है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब रॉकेट में ईंधन जलता है तो रॉकेट में ईंधन जलने पर उसमें उच्च ताप क्रम पर गैसें उत्पन्न होती है, और ये गैसें रॉकेट के पीछे की ओर से तीव्र गति से बाहर निकलती हैं। बताया मैंने अभी आप लोगों को। और पीछे की ओर से तीव्र गति से बाहर निकलने के कारण से रॉकेट पर आगे की ओर एक बल लगाती है जिसे हम प्रणोद बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? इसे हम प्रणोद बल कहते हैं, और इसके फलस्वरूप रॉकेट आगे की ओर गति करता है। ठीक है, तो अब हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हमने ये कहा कि ये रॉकेट है, इस रॉकेट का ईंधन सहित द्रव्यमान, मतलब उसमें रॉकेट भी इंक्लूड हो गया, वो मैंने माना m0। तो यहां हम लिखते हैं माना t बराबर 0 समय पर रॉकेट का ईंधन सहित द्रव्यमान कितना माना हमने? m0। कि t बराबर 0 समय पर, और t बराबर 0 समय का मतलब जब रॉकेट को हमने प्रपल्स नहीं किया, रॉकेट को हमने छोड़ा नहीं, है ना, तो t बराबर 0 समय पर रॉकेट का ईंधन सहित द्रव्यमान कितना माना हमने? m0। अब रॉकेट से जो पीछे की ओर वाला भाग है नोजल जिसे हम कहते हैं, तो रॉकेट से ये ऊपर की ओर गति होगी इसकी, है ना, रॉकेट से निकलने वाली गैस की दर। अब जो रॉकेट में ईंधन जलेगा उसमें से जो गैस निकलेगी उस गैस की दर कितनी है, प्रति सेकंड कितनी गैस निकलेगी, तो वो हम मानते हैं R = dm/dt। ठीक है, और t समय में निकलने की दर, तो वो क्या हो गई आपकी? RT = dm/dt × t, क्योंकि ये तो प्रति सेकंड थी। अब t समय में मानी तो हमने r को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? t से। तो अब बचा क्या? t से मल्टीप्लाई किया तो r का मान dm/dt था, तो dm/dt भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? t से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि इन गैसों का रॉकेट के सापेक्ष एक निश्चित वेग होगा, क्योंकि जो गैसें निकलेगी वो भी किसी ना किसी वेग से बाहर निकलेंगी। ठीक है, तो हम मानते हैं यहां पर कि गैसों का रॉकेट के सापेक्ष वेग u है। क्या माना हमने? गैसों का रॉकेट के सापेक्ष वेग u है। ठीक है, अब यहां पर हम ये कहते हैं कि जब रॉकेट चलना शुरू होता है तो रॉकेट चलेगा तो ईंधन जलेगा,
ईंधन जलेगा तो रॉकेट की गति धीरे धीरे बढ़ेगी। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि किसी क्षण t पर, ये तो t बराबर 0 पर था, तो किसी क्षण t पर रॉकेट में शेष ईंधन का द्रव्यमान कितना होगा, m इक्वल्स टू m0 तो कुल या प्रारंभिक माइनस RT जो गैसों के निकलने की दर है, तो इंटू माइनस RT। तो गैसों का द्रव्यमान कितना हो गया, m इक्वल्स टू m0 माइनस RT, क्योंकि प्रारंभिक द्रव्यमान में से कम कौन हो रही है, गैसों से जो ईंधन जल रहा है उसकी मात्रा। तो गैसें जितनी निकली उतनी ही मात्रा कम हो गई। जैसा हमने यहां लिखा R इक्वल्स टू dm/dt, प्रति सेकंड इतना द्रव्यमान कम हो रहा है, तो t सेकंड में कितना द्रव्यमान कम हुआ, dm/dt इंटू टी। तो इस dm/dt को हमने किसके बराबर मान लिया, RT के बराबर। तो इस RT को अगर मैं टोटल द्रव्यमान में से लेस कर देता हूं तो इसके बाद मेरे पास में क्या बचेगा, शेष द्रव्यमान। ठीक है, अब क्या हुआ कि ईंधन जला, तो जलने से रॉकेट का वेग हुआ v। हमने रॉकेट के वेग को क्या माना, v। अगर ईंधन जला तो रॉकेट का वेग हो गया v। तो अब यहां पर हम लिखते हैं रॉकेट का वेग v हो तो संवेग p बराबर क्या हो जाएगा, mv। और संवेग अगर p बराबर mv हो गया तो m की वैल्यू क्या है, m0 माइनस RT इंटू v, यही है। तो अब रॉकेट का संवेग क्या हो गया आपका, m0 माइनस RT इंटू v। समझते चलिए एक एक स्टेप को। तो अब यहां से रॉकेट में क्या उत्पन्न हो गया, संवेग उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो ये तो रॉकेट का संवेग हो गया। अब हम यहां पर ये कह रहे हैं कि अभी तक जो हम बात कर रहे हैं रॉकेट और गैसों की बात कर रहे हैं। कोई प्रेक्षक पृथ्वी पर खड़ा हुआ है, तो पृथ्वी पर खड़े हुए प्रेक्षक के सापेक्ष रॉकेट का वेग कितना होगा वो हमें देखना है। तो पृथ्वी के सापेक्ष, क्योंकि कैलकुलेशन तो वही करेगा जो पृथ्वी पर खड़ा हुआ है, तो पृथ्वी के सापेक्ष, जैसे हम फटाके चलाते हैं दिवाली पर हमने कोई रॉकेट जलाया तो हम क्या देखते हैं, रॉकेट ऊपर की ओर जाता है, तो हमारे सापेक्ष हम उस रॉकेट के वेग का अध्ययन करते हैं कि रॉकेट जा रहा है ऊपर की ओर और पीछे से धुआं निकल रहा है। तो हमारे सापेक्ष कितना होगा रॉकेट का वेग, देखो पृथ्वी के सापेक्ष रॉकेट का वेग v डैश इक्वल्स टू, अब पृथ्वी के सापेक्ष जब हम रॉकेट नहीं सॉरी गैसों का, नॉट ए रॉकेट का तो v मान लिया हमने, गैसों का वेग। अब हम यहां पर ये कह रहे हैं कि गैसें और रॉकेट दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो रॉकेट का वेग v है और गैसें इसके विपरीत है, तो v माइनस यू। तो v डैश की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, v माइनस यू। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 3। ठीक, तो अब यहां पर हमने t बराबर 0 समय देख लिया, यहां पर हमने t समय देख लिया। अब हम कहते हैं इस समय में थोड़ा सा और परिवर्तन करें। तो अगर आप यहां पर t प्लस डेल्टा t परिवर्तन करते हो, यानी t के अंदर थोड़ा सा समय और जोड़ते हो, तो थोड़ा सा समय और जोड़ने से द्रव्यमान में और कमी आएगी, ईंधन और जलेगा तो द्रव्यमान कम होगा। लेकिन अगर द्रव्यमान कम होता है तो यहां वेग बढ़ जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, जितना ईंधन जलता जाएगा रॉकेट का वेग उतना ही बढ़ता जाएगा। तो समय जैसे जैसे बढ़ेगा ईंधन वैसे वैसे जलेगा, ईंधन जैसे जैसे जलेगा द्रव्यमान वैसे वैसे घटेगा, द्रव्यमान जैसे जैसे घटेगा वेग वैसे वैसे बढ़ेगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिखते हैं कि t प्लस डेल्टा t समय पश्चात, कौन सा समय ले लिया हमने, t प्लस डेल्टा t समय पश्चात m द्रव्यमान का t प्लस डेल्टा t समय पश्चात रॉकेट का संवेग। ठीक है, अब देखिए t प्लस डेल्टा t समय पश्चात रॉकेट का संवेग क्या होगा। तो सबसे पहले तो रॉकेट के ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, है ना, तो रॉकेट के ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, तो m बचा हुआ द्रव्यमान t समय में। अब इसमें डेल्टा t जोड़ा मैंने, तो m में से डेल्टा m घटेगा, मैंने बोला समय बढ़ा तो द्रव्यमान घटेगा, तो रॉकेट का संवेग निकालना है, तो m माइनस डेल्टा m, यह तो द्रव्यमान रह गया। अब v वेग से ये ऊपर जा रहा है तो वेग में वृद्धि होगी, तो वेग में वृद्धि कितनी हुई, v प्लस
डेल्टा वी, ये इसकी वृद्धि हो गई, ठीक है। प्लस अब इसमें ये तो रॉकेट का है, संवेग तो टोटली जुड़ेगा ना भाई, रॉकेट का और गैसों का तो दोनों संबंधित तो रॉकेट से ही है, संबंधित तो रॉकेट से ही है, तो इसका मतलब मुझे रॉकेट के ऊपर जाने का संवेग और गैसों के नीचे आने का संवेग दोनों ही लेने पड़ेंगे। तो रॉकेट के अंदर जो गैसें हैं उन गैसों का वेग कितना माना है हम लोगों ने पृथ्वी के सापेक्ष v माइनस यू, और ईंधन कितना जला है डेल्टा एम, तो गैसों का द्रव्यमान कितना हो गया डेल्टा एम, ठीक है। तो ये आ गया रॉकेट का संवेग कुल। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए रॉकेट पर कोई बाह्य बल काम नहीं कर रहा, रॉकेट पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो संवेग संरक्षित रहता है। यानी अगर रॉकेट पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता तो कुल संवेग क्या रहता है संरक्षित, यानी पूर्व का संवेग और बाद का संवेग दोनों क्या रहते हैं आपस में संरक्षित रहते हैं। तो अब पूर्व का संवेग तो कितना था t समय पे, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, t समय पर संवेग बराबर t प्लस डेल्टा t समय पर संवेग। तो अब t समय पर संवेग कितना mv, तो t समय पर संवेग तो हो गया आपका mv, और t प्लस डेल्टा t समय पर संवेग कितना m माइनस डेल्टा m v प्लस डेल्टा v, v माइनस u डेल्टा m, ठीक है। अब यहां इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो mv मल्टीप्लाई कर दो, तो mv प्लस m डेल्टा v माइनस v डेल्टा m माइनस डेल्टा m डेल्टा v प्लस v डेल्टा m माइनस u डेल्टा m, ठीक है। अब यहां पर mv से mv कैंसिल हो गया, mv से किसको कैंसिल कर दिया हमने mv को, और अब क्या क्या बचा तुम्हारे पास यहां m dv, v डेल्टा m और v डेल्टा m, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये v डेल्टा m से v डेल्टा m भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फाइनली अब हमारे पास क्या बचा m डेल्टा v माइनस u डेल्टा m माइनस डेल्टा m डेल्टा v इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बची है हमारे पास फाइनली, ठीक है। तो यहां से हमने डेल्टा v कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो डेल्टा v अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा m माइनस डेल्टा m u माइनस डेल्टा m इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहां से डेल्टा v की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका पक्षांतरण करते हैं, तो डेल्टा v m माइनस डेल्टा m इक्वल्स टू u डेल्टा m, तो यहां से डेल्टा v की वैल्यू क्या निकली u डेल्टा m अपॉन m माइनस डेल्टा m, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी डेल्टा v की, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, हमें समय के सापेक्ष परिवर्तन देखना है कि भाई द्रव्यमान में कितना परिवर्तन हुआ और वेग में कितना परिवर्तन हुआ, तो हम यहाँ समय के सापेक्ष परिवर्तन देखते हैं। तो समय के सापेक्ष जब हम परिवर्तन देखेंगे तो हम दोनों तरफ डेल्टा t से डिवाइड करते हैं, तो डेल्टा v बाय डेल्टा t इक्वल्स टू डेल्टा m बाय डेल्टा t इंटू u m माइनस डेल्टा m, ठीक है। समय के सापेक्ष हमने क्या देखा यहाँ पर परिवर्तन, और अब तात्क्षणिक परिवर्तन देखते हैं तो दोनों तरफ हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, किसी क्षण तो तात्क्षणिक हो गया वो, डेल्टा m बाई डेल्टा t इंटू यू एम माइनस डेल्टा m, ठीक है। अब जैसे ही आपने लिमिट अप्लाई किया तो लिमिट अप्लाई करते ही क्या हुआ, पहले हम इस चीज को समझें। यहां पर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट अप्लाई करने पर क्या हो रहा है कि इस जगह पे, यहां पर हम पहले वैल्यू पुट करते हैं एक बार,
जैसे हमने वैल्यू पुट की यहाँ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 देन डेल्टा एम बाय डेल्टा टी इंटू यू अपॉन एम माइनस, अब डेल्टा एम की वैल्यू क्या है, आर डेल्टा टी। हम लोगों ने माना था ना आर इक्वल्स टू डी एम बाई डी टी, तो हम उसको डेल्टा एम बाई डेल्टा टी भी कह सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है, आर डेल्टा टी। तो डेल्टा एम के प्लेस पे क्या पुट कर दिया मैंने, आर डेल्टा टी। तो अब लिमिट पुट करता हूं मैं, तो जैसे लिमिट पुट की तो परिवर्तन निश्चित उसमें बदल जाएगा, तात्क्षणिक उसमें बता रखा है तुम लोगों को, तात्क्षणिक वेग तात्क्षणिक त्वरण इनमें, तो डी वी बाई डी टी हो गया। डेल्टा टी टेंस टू 0 तुम पुट करोगे तो एक तो ये हो गया तुम्हारा डी एम बाई डी टी, ये डेल्टा टी टेंस टू 0 खत्म हो गया ये, तो ये तुम्हारा बच्चा u बाय एम डी एम बाई डी टी। क्या बचा, u बाय एम डी एम बाई डी टी। ठीक है, और m की वैल्यू क्या थी, m0 माइनस आर टी, तो dv बाई डी टी इक्वल्स टू m0 माइनस आर टी डी एम बाई डी टी। ठीक है, यहां तक आ गए। देखिए डेरिवेशन एक एक स्टेप पे हमें समझते हुए चलना पड़ेगा, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि हमें क्या निकालना है यहाँ पर, इसका रॉकेट का प्रोपल्शन प्रणोद वेग कितना निकला। अब dv बाई डी टी इक्वल्स टू यू अपॉन m0 माइनस आर टी डी एम बाई डी टी हो गया। तो अब इस कंडीशन में यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो dm बाई डी टी है आपका, dm बाई डी टी किसके बराबर था, r के बराबर, तो dv बाई डी टी इक्वल्स टू आर यू m0 माइनस आर टी। ठीक है, अब dt को उधर ट्रांसफर करो, तो dt को हमने इधर भेज दिया, तो dv इक्वल्स टू आर यू m0 माइनस आर टी डी टी, दोनों तरफ समाकलन कर दिया, तो समाकलन आर यू m0 माइनस आर टी डी टी। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो dv का तो सिंपल क्या होगा, अब dv क्या है, वेग। अब dv अगर वेग है तो प्रारंभिक अवस्था में जो वेग है वो कितना था, 0। स्टार्टिंग में तो चलना ही शुरू नहीं हुआ था, और अंत में कितना पकड़ लिया इसने, v। इसी तरह प्रारंभिक अवस्था में समय कितना था, 0, अंत में कितने पे आ गया, t पे। तो अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो वेग का तो हो गया v इक्वल्स टू, अब यहां जब हम इसका अवकलन करेंगे समाकलन करेंगे तो देखिए m0 या आर यू तो बाहर निकाल दिया मैंने, ठीक है, और यहां पर जब हम इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, ln या log भी कह सकते हैं हम इसको, m0 माइनस आर टी, है ना, और यहां कांस्टेंट कौन है, t के साथ माइनस आर, तो ये माइनस आर नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि dt dx बाय x क्या होता है, log x, तो यहां पर भी क्या हो गया, m0 माइनस आर टी, और लिमिट क्या चल रही है यहां पर, 0 से t। ठीक है, और यहां t के साथ कांस्टेंट माइनस आर था तो ये अपोन में आ गया। तो अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया v माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस यू, और ये क्या हो गया तुम्हारा ln m0 माइनस आर टी। ठीक है, और साथ में t तो आ ही गया, इसके बाद में माइनस ln 0, ये आया। ठीक है, तो अब यहां पर हम इस चीज को देखें कि जब हम इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो इस वैल्यू को पुट करने पर जब आपने t की जगह 0 रखा तो यहाँ तो m0 बचेगा। भाई आप t के प्लेस पे पुट कर रहे हो ना वैल्यू, तो t के प्लेस पे t रखा तब तो ये आ गया, अब t के प्लेस पे 0 रखा तो ये वाली टर्म 0, तो क्या बचा ln m0। अब इस माइनस को चाहो तो अंदर भेज दो, तो v बराबर u ln m0 माइनस आर टी। ठीक है, और इसको चाहें तो एक फॉर्मूला होता है लॉग का, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ln a माइनस ln b को हम लिख सकते हैं ln a बाई बी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से अगर हम इसको लिखते हैं तो v इक्वल्स टू u ln m0 अपॉन m0 माइनस आर टी। तो ये आपके रॉकेट का क्या आ गया, वेग। तो इस तरह से हम संवेग संरक्षण नियम में रॉकेट का वेग ज्ञात करते हैं, जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि जिस प्रकार गैसें तीव्रता से बाहर की ओर निकलेंगी उतनी ही तेजी से रॉकेट पर प्रणोद बल कार्य करेगा, और प्रणोद बल कार्य करने के कारण से रॉकेट उतनी ही तेजी से ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है बेटा,
तो आज तक यहीं, कल से हम फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।